Welcome to lecture number 5 of the chapter Money and Banking. हम अभी तक कर चुके हैं सेंट्रल बैंक मनी के फंक्शंस के, और अगर हम सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन देखें तो हमने देखा है सेंट्रल बैंक मनी को कंट्रोल करता है, मनी को रेगुलेट करता है कि कंट्री में कितना पैसा होना चाहिए। अब बात है वो कैसे करता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेंट्रल बैंक आपकी जेब में कैसे पैसे डालता है और सेंट्रल बैंक आपकी जेब से कैसे पैसे निकालता है, और आपको पता भी नहीं होता, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी होती हैं। मनी को रेगुलेट करने की दो पॉलिसीज हैं, एक है फिस्कल पॉलिसी, एक है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट करती है। किस तरीके से करती है? एक साल के बाद गवर्नमेंट कहती है हम आप पर इतना टैक्स चार्ज करेंगे, हम आपको इतनी सब्सिडीज देंगे, इंडिया के एयरपोर्ट्स अच्छा काम नहीं कर रहे, हम उसको बेच देंगे, इंडिया के रेलवेज के फुटपाथ के टिकट का प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। ये सब कुछ फिस्कल पॉलिसी में आता है जो आरबीआई से रिलेटेड नहीं है। आई रिपीट, आरबीआई का इस पॉलिसी से रिलेशन कोई नहीं है, बट यस, इस पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई की एडवाइस ज़रूर ली जाती है। ये पॉलिसी को हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, गवर्नमेंट बजट। दिस पॉलिसी हैज़ नथिंग टू डू विद दिस चैप्टर। द नेक्स्ट पॉलिसी इज मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? पैसे की पॉलिसी। ये आरबीआई ही डिसाइड करती है, आरबीआई ही अनाउंस करती है, और ये एक साल के बाद नहीं, एज एंड फील कंफर्टेबल, एज एंड व्हेन सिचुएशन रिक्वायर, जैसे जैसे सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ये पॉलिसी बनाई जाती है। से आफ्टर 15 डेज, से आफ्टर 3 मंथ्स, से आफ्टर 9 मंथ्स। ये आरबीआई ही करती है, इससे गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। बट आरबीआई एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ इंटरफेयर करना चाहे तो ऑफ द टेबल, अंडर द टेबल कर सकती है, बट ऑन द बुक्स, ऑन द पेपर, ऑन द टेबल आरबीआई की ही ये पॉलिसी मानी जाती है। क्योंकि हमारा चैप्टर है सेंट्रल बैंक, तो हम इस पॉलिसी पे फोकस करने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। व्हाट इज क्वांटिटेटिव? पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां पर जाएगा, पूरे इंडिया पे इस पॉलिसी का इंपैक्ट पड़ता है। हर सेक्टर पे इसका इंपैक्ट पड़ता है, हर पर्सन पे इसका इंपैक्ट पड़ता है। क्वांटिटेटिव मींस फ्लो ऑफ क्रेडिट, कहां से पैसा आएगा। इसके अंदर 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम ऑब्वियसली अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 5 मिनट्स में। क्वालिटेटिव, डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। क्वांटिटेटिव इज फ्लो ऑफ क्रेडिट, क्वालिटेटिव इज डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। सर्विस सेक्टर में बहुत पैसा है, सर्विस सेक्टर से पैसा निकाल के एग्रीकल्चर सेक्टर में डालो। कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ से, जैसे चाइना में हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती है। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर बढ़ाया जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी। तो सर्विस सेक्टर से पैसा निकाल के, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में डालना। डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, डायरेक्शन ऑफ मनी, क्वालिटेटिव। इसके अंदर 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। सो हाउ आरबीआई एंड गवर्नमेंट regulates control supply of money. We have 2 policies. Fiscal policy that comes under the head of government, monetary policy that comes under the head of RBI. We'll focus this. इसके अंदर 2 हैं, quantitative and qualitative. Quantitative shows the direct flow of credit, inflow outflow, पैसा आ रहा है जा रहा है, and qualitative refers to the direction of credit, पैसा कहां से कहां जा रहा है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। आई वॉन्ट यू टू ओपन पेज नंबर 55। काइंडली ओपन पेज 55। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट।
सेंट्रल बैंक कंट्रोल फ्लो ऑफ क्रेडिट बाय मॉनेटरी पॉलिसी। हम पढ़ने वाले हैं आरबीआई मनी को कैसे कंट्रोल करता है। पेज 55, सेंट्रल बैंक आरबीआई कंट्रोल फ्लो ऑफ क्रेडिट बाय मॉनेटरी पॉलिसी ड्यू टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का मतलब है कभी डिप्रेशन है, रिसेशन है, बूम है, इन्फ्लेशन है, कई चीज़ें महंगी हो रही हैं, कई सस्ती हो रही हैं, कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। जो आरबीआई है वो मनी को कंट्रोल करता है इस तरीके से कि इकोनॉमी का वेलफेयर हो, डेवलपमेंट हो। Monetary policy has various instruments which are broadly classified as quantitative instruments and qualitative instruments. Now, what are quantitative instruments? Quantitative instruments, these instruments are used to influence the total volume of credit in circulation. Please underline total volume of credit in circulation. कंट्री में कितनी मनी की सप्लाई है इन टोटलिटी, उसकी वॉल्यूम को चेक करना, बढ़ाना या कम करना। These are not restricted to some specified sector of the economy. ये क्वांटिटेटिव पॉलिसीज, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स किसी एक सेक्टर के लिए नहीं बनाए जाते, जबकि पूरे इकोनॉमी के लिए बनाए जाते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है पंजाब के लिए अलग, तमिलनाडु के लिए अलग, केरला के लिए अलग, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अलग, ऐसा नहीं है। वेरियस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर, नंबर 1, रेपो रेट। दिस इज रेपो रेट। अब ये रेपो रेट के समझिए। राम कमर्शियल बैंक के पास जाता है, आप कमर्शियल बैंक हैं, मैं सेंट्रल बैंक हूं और राम एक जनरल पब्लिक है। सो हु एम आई? सेंट्रल बैंक। यू आर कमर्शियल बैंक। राम, रामू, काकू इज जनरल पब्लिक। राम ने अपने पैसे बैंक में जमा करवाए या बैंक ने राम को लोन दिया, यही काम है कमर्शियल बैंक्स का। आपने राम को लोन दिया, जिस ब्याज पर लोन दिया उसे कहते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई रिपीट, राम ने आपसे लोन लिया, आपने जिस इंटरेस्ट पर लोन दिया उसे कहेंगे हम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको लोन चाहिए, आप लोन किससे लेंगे? मेरे से। मैंने आपको लोन दिया, उसे कहते हैं रेपो रेट। अगर शॉर्ट पीरियड के लिए लोन दिया तो रेपो रेट, लॉन्ग पीरियड के लिए लोन दिया बैंक रेट। सो आई रिपीट, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गौरव गिव्स लोन टू यू कमर्शियल बैंक इज रेपो रेट और बैंक रेट depending upon short period and long period respectively, and the rate at which you commercial bank give loan to Ram general public is called market rate of interest. Definitions clear? अब देखिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूं। First is repo rate. गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी जेब में पैसा कम हो। गवर्नमेंट चाहती है आपकी जेब में पैसा कम हो, इसलिए नहीं वो आपको गरीब करना चाहती है, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती आप ज़्यादा खर्चा करें, क्योंकि आप ज़्यादा खर्चा करेंगे तो महंगाई आएगी। ज़्यादा खर्चा करने से महंगाई आती है। आप किसी मल्टीप्लेक्स में जाइए, आपको 10 रुपये का पॉपकॉर्न 100 रुपये में मिलता है एंड यू परचेज दैट। 20 रुपये के नेचोस 200 रुपये में मिलते हैं, यू परचेज दैट। वाई? बिकॉज यू हैव मनी, यू परचेज दैट। अब पूरी इकोनॉमी का एग्जाम्पल लेते हैं। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप इतना खर्चा करें, सो गवर्नमेंट क्या करेगी? रेपो रेट को बढ़ा देगी। अब मैं आपको महंगा लोन दूंगा, क्योंकि मैं आपको महंगा लोन दूंगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, आपका रॉ मटेरियल महंगा हो गया, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होगी। अल्टीमेटली आप ये वाला बर्डन
राम पे डाल देंगे, आप मार्केट रेट को बढ़ा देंगे। क्योंकि आप मार्केट रेट बढ़ा देंगे ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन सेम रहे, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। राम, काकू, जनरल पब्लिक डिस्करेज हो जाएगी लोन लेने के लिए। वो कहेगी इतना महंगा लोन है, हमें नहीं चाहिए। वो लोन की डिमांड कम कर देंगे। क्योंकि वो लोन की डिमांड कम कर देंगे तो खर्चा कम होगा। एक चीज समझिएगा, लोन हमेशा खर्चे के लिए लिया जाता है, सेव करने के लिए नहीं लिया जाता। मैं बैंक से लोन लेके एफडी नहीं कराऊंगा, मैं बैंक से लोन लेके क्या करूंगा, खर्च करूंगा, चाहे प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो चाहे नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो। ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं है 10% का लोन लेके एफडी में 7% कमा ले, 3% का लॉस होगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल। खर्चा कम होगा और मनी का फ्लो कम हो जाएगा। और आरबीआई यही चाहती थी कि लोग खर्च कम करें, और देखिए लोगों ने खर्च कम करना शुरू कर दिया। वाइस वर्सा, अगर आरबीआई चाहती है कि आप खर्चा ज़्यादा करें, जैसे कोविड के बाद, अब कोविड के बाद क्या हुआ, रिसेशन आने लग गया, सामान ही नहीं बिक रहा, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई ऐसी सिचुएशन लेके आएगी कि आप खर्चा ज़्यादा करें, वो रेपो रेट को कम कर देगी। मैं आपको लोन सस्ता दूंगा। अब इतने सारे प्लेयर्स हैं कमर्शियल बैंक्स, आप तो प्रॉफिट के लिए काम करोगे, आप मार्केट रेट कम कर देंगे। क्यों? ताकि आपके पास कस्टमर आए। लोन सस्ता मिलेगा, जब लोन सस्ता मिलेगा तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, घर की डिमांड बढ़ेगी, मशीनरी की डिमांड बढ़ेगी, टूरिज्म की डिमांड बढ़ेगी, कार्स की डिमांड बढ़ेगी। अल्टीमेटली कहने का मतलब है लोन की डिमांड बढ़ेगी। जैसे ही लोन की डिमांड बढ़ेगी, लोग खर्च ज्यादा करना शुरू कर देंगे। लोग ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, मनी का फ्लो बढ़ेगा और वेलोसिटी बढ़ेगी मनी की। एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसे जल्दी जाएंगे। जैसे ही मैंने कमाया मैं खर्च करूंगा, बहुत ही जल्दी मनी का फ्लो बढ़ेगा, चेंज होगा। और आरबीआई यही तो चाहती थी कि लोग ज्यादा खर्च करें। दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट अंडर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट और बैंक रेट। It refers to the rate at which central bank lends money to commercial banks on short period. RBI lends money to, Gaurav lends money to you. An increase in repo rate increases the cost of borrowing from central bank. It forces the commercial banks to increase their lending rates. Please underline market rate. इससे कमर्शियल बैंक फोर्स होंगे कि वो महंगा कर दें लोन, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। लैंडिंग रेट्स को अंडरलाइन करके लिखिए मार्केट रेट, विच डिस्करेजेस बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स, जिससे लोग लोन लेना बंद करेंगे। इट रिड्यूसेस द सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट, इससे मनी का फ्लो कम होगा। अ डिक्रीज इन द रेपो रेट विल हैव द अपोजिट इफेक्ट। नाउ व्हाट इज द अपोजिट इफेक्ट? मैं पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड लाइन, अ डिक्रीज इन रेपो रेट, मैं वाइसा वर्सा पढ़ रहा हूं, सेकेंड लाइन पढ़िए। अ डिक्रीज इन रेपो रेट decreases the cost of borrowing from the central bank. It forces the commercial banks to decrease their lending rates, that is market rate, which encourages borrowers for taking loans. It increases the circulation of credit. Vice versa is true.
ऑन पेज 50, यहाँ पे रफ पेज है आपके पास 55 के सामने, ये नोट डाउन कीजिए। एग्जाम में, टेस्ट में ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये समझने के लिए लिखना ये है। दिस इज वॉट यू आर सपोज टू राइट, दिस इज नॉट यू आर सपोज टू राइट, इट इज जस्ट द इंफॉर्मेशन कि कल को जब पढ़ना है तो आपको पता हो what is repo rate, what is market rate and how does it work. 1 minute पढ़िए what is repo rate अच्छी तरह और इसे नोट डाउन कीजिए रफ में, स्पीड अप। 1 minute for you. मूविंग टू नंबर 2, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ये क्या होता है, देखिए आरबीआई चाहती है कि आपकी जेब से पैसा निकाला जाए, आप ऐसे खर्च ना करें। तो आरबीआई क्या करेगी, एक ऐसी योजना निकालेगी जिससे आप इनकरेज होंगे एक पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे आरबीआई कहेगी प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करवाइए, 20 साल बाद आपको पैसे मिलेंगे, हर महीने आपको इतने पैसे जमा करवाने हैं। कोई बीमा योजना, इंश्योरेंस योजना, आप इतने पैसे हमें दीजिए, हम आपको 10 साल बाद इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वापस करेंगे। अब इससे होगा क्या, मैं सिक्योरिटीज को बेचूंगा, योजनास को बेचूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक योजना मैंने निकाली, शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डेट कहते हैं, कॉमर्स में इसे पब्लिक डेट कहते हैं, डेट ऑफ द पब्लिक, जर्नल पब्लिक। मैं आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बोलूंगा कि ये पॉलिसीज बेचो, आपको इतनी कमीशन मिल जाएगी। जर्नल पब्लिक, कमर्शियल बैंक, राम आपके पास आएगा। अगेन आई एम द सेंट्रल बैंक, यू आर द कमर्शियल बैंक एंड राम इज द जर्नल पब्लिक। राम आपके पास आएगा और कहेगा मेरे इतने पैसे रखिए, मेरे इस योजना में पैसे डाल दीजिए। आप वो पैसे मुझे दे देंगे, कहेंगे राम ने ये योजना दी है, आपको इतने इंटरेस्ट पे 10 साल बाद पैसे वापस करने हैं। वो राम के पैसे मेरे पास आ गए। व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई रेफर्स टू द कंसेप्ट और अ स्टॉक ऑफ मनी, द मनी विच इज हेल्ड बाय द जर्नल पब्लिक एंड नॉट बाय द बैंकिंग सिस्टम और सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट। उसका पैसा मेरे पास आ गया, मनी सप्लाई कम होगी क्योंकि वो पैसे खर्च नहीं कर सकता। क्योंकि वो पैसे खर्च नहीं कर सकता तो मनी सप्लाई अपने आप कम होगी। सो जब मैं चाहूँगा कि मार्केट में लोग पैसा कम खर्चें तो मैं सिक्योरिटीज को बेच दूंगा। वाइस वर्सा, अगर मैं चाहूँगा कि लोग खर्च करें पैसे, मैं सिक्योरिटीज को खरीद लूंगा, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। योजना खत्म होगी, मैं पैसे दे दूंगा आपको। से मैं XYZ कंपनी के शेयर्स खरीद लूंगा, मैं XYZ कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा। आरबीआई XYZ कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर देगी और जैसे इन्वेस्ट करेगी वो पैसे कंपनी के पास आ जाएंगे। कंपनी वो पैसे वर्कर्स को सैलरी की फॉर्म में दे देगी, बोनस की फॉर्म में दे देगी, डिविडेंड दे देगी शेयर होल्डर्स को, और वो पैसा राम के पास पहुंच जाएगा खर्च करने के लिए। राम रिप्रेजेंट द होल जर्नल पब्लिक। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब आप सोचेंगे पैसे 10 साल बाद तो वापस करने ही है। अरे 10 साल बाद इकोनॉमी में देखते हैं क्या फ्लक्चुएशन होगी, तब की तब देखेंगे,
उस टाइम उस तरीके से मैनेज कर लेंगे। हम कह देंगे 10 साल के लिए और पैसे बाउंड कर लो, आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इफ़ यू से ओके, इफ़ यू से नॉट ओके। तो अभी आरबीआई किस तरीके से परचेज सेल करती है हम वो पढ़ने जा रहे हैं। पेज 55 PM, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। Open market operations is the buying and selling of government securities by the central bank from the public to the public, from the commercial bank to the commercial bank. So open market operation परचेज करना या सेल करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एयर इंडिया के शेयर्स, पोस्ट ऑफिस के अंदर योजनास, बाय आरबीआई फ्रॉम कमर्शियल बैंक टू पब्लिक, बाय कमर्शियल बैंक टू पब्लिक, मतलब कमर्शियल बैंक के थ्रू ये सारी प्रोसेसिंग्स होती हैं, क्योंकि लोगों ने तो कमर्शियल बैंक में पैसे जमा करवाने। एंड हेंस देयर परचेजिंग पावर विल रिड्यूस, सेल ऑफ सिक्योरिटीज रिड्यूसेस द बैलेंसेस विद जनरल पब्लिक। जब मैं बेचूंगा आप खरीदेंगे, राम का पैसा मेरे पास, उसकी परचेजिंग पावर कम, वो खर्च कम करेगा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज रिड्यूसेस द बैलेंसेस विद राम एंड बैंक्स, and hence their purchasing power will reduce, that in result reduces the circulation of credit in the economy. Purchase of securities will have the opposite effect. Now what is purchase of securities? Listen, थर्ड लाइन पे आइए। थर्ड लाइन वाइसा वर्सा की जगह मैं बना के बोल रहा हूं। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज increases the balances with general public and commercial banks, and hence their purchasing power will increase, that in result increases the circulation of credit in the economy, full stop. So the second we have is open market operations। जब सिक्योरिटीज को सेल किया जाएगा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, व्हाट विल हैपन? परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर मतलब खर्च करने की क्षमता, लोगों के खर्च करने की क्षमता। परचेजिंग पावर ऑफ पब्लिक विल रिड्यूस एंड हेंस they will spend less, खर्च कम करेंगे, और yes, मनी का फ्लो कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सिक्योरिटीज खरीदूंगा तो मेरी जेब का पैसा आपकी जेब में, परचेजिंग पावर ऑफ पब्लिक विल इंक्रीज, जिससे आपके खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, और ऑब्वियसली आप ज़्यादा खर्च करेंगे। क्योंकि आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। पहले मनी का फ्लो कम हुआ था, मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ओपन मार्केट ऑपरेशन अच्छी तरह पढ़ लीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। अगेन पेपर में ऐसे नहीं लिखना है, टेस्ट में ऐसे नहीं लिखना है, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओवरव्यू एक्सप्लेनेशन। हियर यू गो फॉर द 1 मिनट, स्पीड अप।
नेक्स्ट, लीगल रिजर्व रेशो। अब ये क्या होती है समझिए। राम ने आपके बैंक में पैसे जमा करवाए। राम के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे जो वो भी नहीं खर्च करना चाहता था, इसलिए राम ने क्या किया, आपके बैंक में पैसे जमा करवा दिए। अब आप पैसे कैसे कमाएंगे? आप वो पैसे लोन पे शाम को दे देंगे। द सेम अमाउंट विल बी रेंडर्ड एज अ लोन टू अदर पीपल, राइट? क्या सारा पैसा लोन पे दे दिया जाएगा? अगर राम के सारे पैसे शाम को लोन पे दे दिए गए तो बैंक के पास तो कुछ बचा ही नहीं। और अगर बैंक के पास कुछ नहीं बचा तो अगर राम पैसे लेने आ जाएगा तो शाम से पैसे वापस लेके थोड़ा राम को दिए जाएंगे। तो बैंक के पास कुछ पैसा तो होना चाहिए हर टाइम, ताकि ये ऑपरेशन चलता रहे, बिजनेस चलता रहे। आपने मुझे फीस दी, मैंने सैलरी दी। आपने फीस लेट दी, मैं कहूँगा मैं सैलरी नहीं दे सकता। नहीं, मुझे कुछ कैश हर टाइम रखना पड़ेगा, ताकि बिजली का बिल आ रहा है, वाटर बिल आ रहा है, फोटोस्टैट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो ऑपरेशन बिजनेस का चलता रहे। इस वजह से आरबीआई, मैं आपको कहूँगा कि आप राम का इतना परसेंटेज लोन पे नहीं दे सकते। डिमांड डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, राम के पैसों का 25% से आप लोन नहीं दे सकते। तो कितना लोन दे सकते हो? 75%। सो राम ने 1 लाख आपके बैंक में जमा करवाए, इसे कहते हैं इनिशियल डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। उसका 25% मैंने आपको कहा है आप लोन नहीं दे सकते, तो आप कितना लोन दे सकते हो? 75%। आप शाम को लोन दे देंगे, इसे कहेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट। अच्छा, अगर राम सीधा पैसे लेने आ गया तो ये तो एक बंदा है, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, एडजस्टमेंट हो जाती है। वो हम आगे लेक्चर नंबर 7 और 8 में समझेंगे। नाउ दैट 25% इज LRR, लीगल रिजर्व रेशो, LRR. Legal reserve ratio refers to the minimum percentage of net demand deposits that commercial banks cannot lend as loan to the other public or invest in the market. लीगल रिजर्व रेशियो नेट डिमांड डिपॉजिट का वो मिनिमम परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक या तो लोन नहीं दे सकते किसी और को या इन्वेस्ट नहीं कर सकते कहीं भी, और वो परसेंटेज से ही पूरा बिजनेस ऑपरेट करता है। अब वो पैसे फिर कहां पड़े होते हैं, वो रिजर्व कहां होते हैं? कुछ आप अपने पास रखते हो, कुछ आप मुझे दे देते हो। मतलब कुछ कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखती है लिक्विड एसेट्स में, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मनी एट कॉल, जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेक्स, ड्राफ्ट्स। इसे कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कंपल्सरी रेशो, कंपल्सरी लिक्विडिटी रेशो। और जो मेरे पास रखेंगे वो आप कहेंगे CRR, कैश रिजर्व रेशो। सो LRR के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे CRR प्लस SLR इज इक्वल टू LRR, ये गलत है। CRR प्लस SLR इज इक्वल टू LRR, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कुछ टाइम टू टाइम नए नए रिजर्व्स आते रहते हैं। सो से 25% LRR है, कुछ परसेंटेज आप अपने पास रखेंगे, से 20% SLR और 5% मेरे को देंगे, दैट इज CRR। इस केस में तो दोनों को प्लस करके LRR आ रहा है, बट टेक्निकली हमेशा ऐसा नहीं होता है। नाउ थर्ड, लीगल रिजर्व रेशियो। जब LRR बढ़ जाएगा 25% से 35%, 25 to 35, तो RBI के पास पैसे, तो कमर्शियल बैंक्स कम लोन दे सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स की लैंडिंग पावर कम हो जाएगी,
खर्च कम कर पाए, लोन कम दे पाएंगे, इन्वेस्ट कम कर पाएंगे, जिससे क्रेडिट क्रिएशन कम होगी। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब पैसे से पैसा बनाना। कम लोन दे सकते हैं, कम ब्याज कमाएंगे, कम ब्याज कमाएंगे, कम खर्चा होगा। मनी को मनी से बनाना, क्रेडिट क्रिएशन, जिससे मनी का फ्लो कम हो जाएगा। और जब आरबीआई चाहती है आप खर्च कम करें तो एलआरआर बढ़ा दिया जाता है। सिमिलरली अगर एलआरआर कम कर दिया गया तो कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा पैसे होंगे लोन देने के लिए, जिससे उनकी लेंडिंग पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि वो ज्यादा लोन दे सकते हैं तो उनकी क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी। मतलब वो ज्यादा लोन दे सकते हैं, वो ज्यादा ब्याज कमाएंगे, लोन ज्यादा देंगे तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो पैसे ज्यादा कमाएंगे, पैसे से पैसे बनते हैं, जिससे मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। और आरबीआई यही चाहती है लोग ज्यादा खर्च करें। लीगल रिजर्व रेशियो, पेज 55. It refers to the minimum percentage of net demand deposits that cannot be used for credit creation by commercial banks. ये वो मिनिमम परसेंटेज है डिमांड डिपॉजिट्स की जो यूज नहीं की जा सकती क्रेडिट क्रिएशन के लिए। व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन? अंडरलाइन, ये हम इसको डिटेल में लेक्चर 7-8 में पढ़ेंगे। अभी के लिए अंडरलाइन करके ब्रैकेट में लिखें। यूजिंग क्रेडिट क्रिएशन को अंडरलाइन करके लिखेंगे लेंडिंग पावर और इन्वेस्टिंग पावर। लेंडिंग पावर, LENDING, लेंडिंग पावर और इन्वेस्टिंग पावर, बैंक्स की कमाने की क्षमता, बैंक्स के पैसे बनाने की क्षमता। इसके अंदर दो आते हैं, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये देखिए एलआरआर के अंदर तो और भी काफ़ी हैं, पर वो बहुत ही उनका क्वांटम बहुत छोटा होता है और वो टाइम टू टाइम, नॉट टाइम टू टाइम, वंस इन अ वाइल आते हैं, इसलिए वो स्पेशल टाइप की रिजर्व्स होते हैं। तो बेसिकली हम ये दो पढ़ रहे हैं। व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? जो पैसा कमर्शियल बैंक्स को नेट डिमांड डिपॉजिट्स का आरबीआई के पास रखना होता है। It refers to the minimum percentage of net demand deposits to be kept by commercial banks with the central bank. Please underline, with the central bank. A change in CRR affects the ability to commercial banks to create credit. CRR के चेंज होने से कमर्शियल बैंक्स की पैसे बनाने की क्षमता चेंज हो जाती है। For example, an increase in CRR reduces the excess reserves of commercial banks and hence fall in the level of credit creation and hence money flow will decrease. Decrease in CRR will have a opposite effect. मैं पढ़ रहा हूं। For example, decrease in CRR, fourth line पढ़ें। For example, decrease in CRR increases the reserves of commercial banks and hence increases in the level of credit creation and hence money flow will also increase. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बिल्कुल वही काम करेगा, बस फर्क क्या है? ये पैसा कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना होता है डेली ऑपरेशंस करने के लिए। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड डिपॉजिट्स व्हिच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स इन लिक्विड एसेट्स। प्लीज अंडरलाइन, देमसेल्व्स इन लिक्विड एसेट्स, अपने पास रखने होते हैं लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। A change in SLR affects the ability of commercial banks to create credit. बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा। For example, increase in SLR reduces the excess reserves of commercial banks. SLR बढ़ेगा तो उसके रिजर्व्स जो वो लोन दे सकते हैं वो कम हो जाएंगे, जिससे वो क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएगा, पैसे कम दे पाएगा और मनी फ्लो वो डिक्रीज इन SLR will have the opposite effect, वाइस वर्सा। और वाइस वर्सा बना सकते हैं। पेपर में मार्क्स के हिसाब से वाइसा वर्सा यूज करना है, मार्क्स ज़्यादा हैं तो उसको एक्सप्लेन कर देना नेक्स्ट पैराग्राफ में लाइक दिस। फोर्थ लाइन, अ डिक्रीज इन SLR increases excess reserves of commercial banks and hence increases in the level of credit creation and money flow would also increase.
पेपर में ये नहीं बनाना है, ये आपकी रेफरेंस के लिए है। या LRR हो, CRR हो, SLR हो, सब ऐसे ही वर्क करता है। CRR बढ़ेगा, लैंडिंग पार कम होगी, क्रेडिट क्रिएशन कम होगी, मनी फ्लो कम होगा। SLR कम होगा, लैंडिंग पार कम बढ़ेगी, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, मनी फ्लो बढ़ेगा। सो LRR में CRR और SLR दोनों की बात हो रही है। CRR एंड SLR दोनों की बात हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही वर्क करेगा। टेक 2 minutes, आई एम गिविंग यू 2 minutes। आप सी लीगल रिजर्व रेशो पूरा पढ़ रहे हैं और ये नोट डाउन कर रही है। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू नोट डाउन दिस लीगल रिजर्व रेशो एंड read out the C part. 1.5 minutes, not more than that. Here you go. Thirty more seconds, बचा, speed up, 30 more seconds. Cool. Let's move to certain questions. कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आई नो अभी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पेंडिंग है, दैट विल डू इन लेक्चर नंबर 6. In just 5 minutes, we'll do 1-2 questions related to money controller, quantitative instruments, repo rate, open market operation, LRR, CRR and SLR. Page number 59. Page number 59. Question number 2. Question number 2. What is repo rate? What is repo rate? क्या होता है ये? लिखिए 1 marker. Repo rate refers to the rate of interest. Page 59, question number 2. Repo rate refers to the rate at which central bank lends money to commercial banks. Lends money to commercial banks for short period of time. For short period of time. Full stop. ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कमर्शियल बैंक्स को लोन मिलता है सेंट्रल बैंक से। क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Distinguish between repo rate and bank rate. रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस बताना है, क्या होता है? लिखिए 1 मार्कर है तो टी शेप की जरूरत नहीं है। रेपो रेट एंड बैंक रेट refers to the rate. Repo rate and bank rate
refers to a rate at which RBI ब्रैकेट में सेंट्रल बैंक, RBI ब्रैकेट में सेंट्रल बैंक lends money to commercial banks, lends money to commercial banks, full stop. तो ये डिफरेंस क्या हुआ? डेफिनेशन तो सेम है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है. आगे, the main and the only difference between both is that the main and only difference between repo rate and bank rate is that between repo rate and bank rate is that repo rate is charged on the loans and advances given for a short period of time. Repo rate is charged on the loans and advances for a short period of time, whereas bank rate is the rate charged on loans and advances. Bank rate is the rate which is charged on loans and advances for a long period of time. For a long period of time. Full stop. और ये तो आपको पता ही है, इनका पॉजिटिव रिलेशन है. रेपो रेट बढ़ेगा, बैंक रेट बढ़ेगा तो मार्केट रेट भी बढ़ेगा. आपको भी लोन महंगा मिलेगा. मैं आपको लोन महंगा दूंगा, आप राम को लोन महंगा देंगे. मैं आपको लोन सस्ता दूंगा, आप राम को लोन सस्ता देंगे. वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज एक लाइन और लिख लीजिए. Repo rate and bank rate has positive relation with market rate of interest. Bank rate and repo rate has direct relation or positive relation with market rate of interest. Full stop. इसका क्या मतलब हुआ? Market rate of interest is the rate of interest at which loans and advances are given to general public and charged by commercial banks. वो भी लोन महंगा कर देते. Cool. That's all for today. This is our lecture number 5. We'll continue the monetary policy in lecture number 6. Bye bye. Take care. God bless.